हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए अपन आज पढ़ेंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अनदर्स विलयन जो है वो वापस से दो प्रकार का है। कौन कौन सा? धनात्मक विचलन युक्त अनदर्स विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त अनदर्स विलयन। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। दो प्रकार से हैं, एक का बोल देंगे पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नेगेटिवली डेविएटेड। एक है धनात्मक विचलन वाला, दूसरा है ऋणात्मक विचलन वाला। ठीक है, बहुत सिंपल है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा अनदर्श विलयन, ऐसा अनदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन युक्त अनदर्श विलयन कहलाता है। ऐसा अनदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। ठीक है, अब देखो धनात्मक विचलन है, इसका मतलब इसका पहला पॉइंट जो है कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग से क्या होगा? अधिक होगा। यानी ये जो होगा PS अधिक हो जाएगा P नॉट A डॉट XA प्लस P नॉट B डॉट XB, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग से कम हो जाएगा। यानी जो विलयन का वाष्प दाब है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। भाई ये धनात्मक हो गया यानी बढ़ गया, ऋणात्मक हो गया यानी कम हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर में जो डेल वी मिक्सचर है, डेल वी मिक्सचर का मतलब है कि जो विलयन का जो आयतन है, ठीक है भाई, यानी जो मिश्रण का आयतन है वो ज़्यादा होता है किससे? विलय, यानी कि जो V है कौन सा? विलय प्लस विलायक से। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि डेल V मिक्सचर इक्वल्स टू पॉजिटिव, या मैं यूं कह सकता हूं कि डेल V मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो। अरे जीरो से ज़्यादा क्या होगा? पॉजिटिव, और जीरो से कम क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर बी पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो विलयन का आयतन है वो स्मॉलर देन जीरो होगा। यानी यहाँ पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग की तुलना में घट जाएगा। यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर? ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या लिखा? स्मॉलर देन जीरो। बात ठीक है। फिर है अपना सी पॉइंट, डेल एच मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से ज़्यादा क्या आता है? पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए कि जब डेल एच इक्वल्स टू पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? ऊष्माशोषी होती है। कैसी होती है? ऊष्माशोषी। यानी इस बार यानी यहाँ पर अगर आप विलय और विलायक को आपस में मिलाते हो तो ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। डेल एच बराबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यहाँ की अगर अपन बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। डेल एच मिक्सचर क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन जीरो, यानी यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? इसका नेगेटिव मान आ जाएगा। बोलो बात सही है? ठीक है। और डी पॉइंट यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो होता है ये थोड़ा अलग लगेगा, ये तीनों तो एक जैसे लगे आपको, ये डिफरेंट होता है कि विलयन के अवयवों के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान, विलयन में उपस्थित अवयव दो थे ए और बी, के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान उनके शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के मान की तुलना में कम होता है। देखो सब में देखो ज़्यादा 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 ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ की बात करेंगे तो जो विलयन के अवयव हैं उनके मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान उनके शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के मान की तुलना में अधिक होता है। ये इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। धनात्मक विचलन है तो सब में पॉजिटिव करना है, ऋणात्मक विचलन है सब में नेगेटिव करना है। बात ठीक है ना? बहुत सिंपल है। लेकिन अब हमें यही पॉइंट समझने हैं कि सर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे
विलयन का आयतन क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्यों हुई है, और यहाँ पर जो विलयन में जो अवयव हैं उसके मध्य जो आसंजक बल है उसका मान कम क्यों हो गया, ये हमें समझना है। ठीक है भाई, ऐसे लिखकर इसको रट्टा मारना तो कोई खास बात है नहीं, लेकिन देखिए अब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। मैं यहाँ वाला मिटा रहा हूँ, यहाँ के पॉइंट समझेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, अभी देखिए आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कितना ईजी है, देखो आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो बॉटल हैं, हमारे पास क्या है, दो बॉटल हैं। ठीक है, इस बॉटल में क्या है, C2H5OH, यानी इसमें अल्कोहल है, इसे अपन बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हिंदी में बोले तो एथिल अल्कोहल। बात ठीक है। चलिए देखो, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हमें पता चल जाएगा। हम अभी ऑर्गेनिक के वीडियोस भी अभी अपने आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपन पढ़ेंगे। अभी तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तब इसको मैं और डिटेल से समझाऊंगा। हालांकि इतना आपको आता है क्योंकि अपन 11th पढ़ के आए हैं। ठीक है भाई, अल्कोहल के जो अणु होते हैं ना, उन अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखेंगे मैं यूं लिख रहा हूं इसको C2H5OH, सॉरी C2H5, यहां लिखा मैंने O, यहां लिखा H, फिर मैंने क्या लिखा C2H5OH, फिर मैंने क्या लिखा C2H5OH। बोलो कोई दिक्कत। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन होती है फोन की। कंडीशन क्या होती है, फोन। फोन का मतलब है ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई अणु जिसमें फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। ठीक है, वो दूसरा जो सामने वाला मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन है उनके साथ में क्या कर लेता है, एक आकर्षण बल बना लेता है। इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। लेकिन इसके लिए भी शर्त है कि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। आगे बात समझ में। फोन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखेंगे कि इस अल्कोहल के अणु में ये H है और इस अल्कोहल के अणु में O है। यहाँ पे OH से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो यहाँ का H इसके O से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसे मैं डॉट डॉट से दिखाऊंगा, ऐसे हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ का H इसके O के साथ में, ऐसा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाएगी। बात सही है। अब एक बात ध्यान करें, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक प्रबल आकर्षण बॉन्ड होता है। देखिए हमने 11th में पढ़ा है, बंध जो होते हैं 5 प्रकार के थे। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, ये तो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में, दुर्बल बंध में आते हैं हाइड्रोजन बंध और आपका वॉन डर वाल बंध। बेसिकली हाइड्रोजन बंध जो होता है वो आपका वॉन डर वाल बंध ही होता है। लेकिन अब वॉन डर वाल बंध में एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि अगर मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उनकी विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इससे उनमें एक नए प्रकार का आकर्षण बल लग जाता है, उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है वॉन डर वाल बॉन्ड से। आगे बात समझ में। ठीक है भाई, तो अब होता क्या है कि इन अल्कोहल के बीच में कौन सा बंध बन गया है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कौन सा है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। और आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध लगता है या बनता है, उनके बीपी का मान, बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक ज़्यादा होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक गोल्डन पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट लिखवा रहा हूँ। गोल्डन पॉइंट क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बीपी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, बीपी। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। वो समानुपाती होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसके बीपी का मान ज़्यादा होता है। बीपी का मान ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अगर मान लो इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता, मान लीजिए कि पहले 50 डिग्री पे उबलता है, कितने पे उबलता है, 50 पे, लेकिन अगर अब इसके अंदर में हाइड्रोजन बंध बन गया है तो इसका बीपी बढ़ेगा, मतलब ये 50 की जगह 60 डिग्री पे उबलेगा।
अगली बात कितने पे उबलेगा, ये आपके 60 डिग्री पे उबलेगा, ठीक है, 60 डिग्री पे उबलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब अगर बीपी बढ़ गया 60 पर उबलेगा तो इसका मतलब भाप कम बनेगी। अरे भाई 50 पे उबलता तो भाप ज़्यादा बनती, अब 60 पे उबलेगा तो भाप कम बनेगी, वाष्प कम बनी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। बात सही है ना। तो इसके शुद्ध जब अल्कोहल के अणु होते हैं उनके मध्य कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध, जिससे उनके बीपी का मान बढ़ जाता है। बीपी का मान बढ़ जाता है मतलब वाष्प कम बनती है, वाष्प कम बनती है मतलब वाष्प दाब कम होता है। अब हमारे पास एक बोतल और है, ठीक है भाई, हमारे पास एक बोतल और है। इस बोतल में है आपका C6H12, नॉर्मल है ये, मतलब N हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, क्या है, हेक्सेन, ठीक है, फॉर्मूला होता है C6H12, ठीक है। इस N हेक्सेन के जो अणु हैं इसके मध्य में कौन सा होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स। हेक्सेन अणुओं के बीच में कौन सा बंध लगता है, वॉन डेर वाल्स, और वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, बहुत दुर्बल होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस N हेक्सेन को अल्कोहल में डाल देते हैं, तो अब क्या होगा कि ये N हेक्सेन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इन अल्कोहल के अणुओं के बीच में आ जाएंगे। अगर ये हेक्सेन के अणु अल्कोहल के बीच में आ जाएंगे तो क्या अल्कोहल के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल लग पाएगा, क्या हाइड्रोजन बंध बन पाएगा, क्या नहीं, हाइड्रोजन बंध में कमी आ जाएगी। अब अगर हाइड्रोजन बंध में कमी आ गई, हाइड्रोजन बंध में कमी आ गई तो बीपी का मान कम हो जाएगा, यानी जैसे पहले 50 पे उबलता था तो अब 40 पे उबलेगा। बीपी के मान में कमी आ गई, अब अगर बीपी कम हो गया, क्वथनांक कम हो गया तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। इसलिए विलयन का वाष्प दाब उनके शुद्ध अवयव जो हैं, मतलब विलय और विलायक हैं, उनके वाष्प दाब के योग की तुलना में अधिक हो जाता है। ये पहला कंसेप्ट आया है, आ गया समझ में। शुद्ध अल्कोहल का अणु है, बीपी कम होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं। हमने उसमें क्या मिला दिया, N हेक्सेन मिला दिया, नॉर्मल हेक्सेन मिला दिया। वो हेक्सेन के अणु अल्कोहल के अणुओं के मध्य आ जाएंगे, अल्कोहल के अणुओं के मध्य आ जाएंगे तो हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाएगा, यानी हाइड्रोजन बंध जहाँ पहले 100 बनते थे तो अब 20 ही बनेंगे, यानी हाइड्रोजन बंध के मान में क्या आ गई, कमी आ गई। हाइड्रोजन बंध के मान में कमी आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा, बीपी कम हो गया तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। इसलिए विलयन का वाष्प दाब उनके अवयवों के वाष्प दाब के योग के से अधिक हो जाता है। बात समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल पॉइंट है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड समझिए, डेल वी मिक्सचर बढ़ जाता है विलय विलायक से। अब सुनिएगा, देखो ये कैसा है, लिक्विड है, द्रव है, ये भी कैसा है, लिक्विड है, द्रव है, दोनों को मिला दिया है, बीपी कम हो गया है, बीपी कम हो गया है तो वाष्प ज़्यादा बनेगी। वाष्प क्या है, गैस है, तो गैस का आयतन ज़्यादा होता है या द्रव का होता है, गैस का होता है ना भाई। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, आपने दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। उसका बीपी घट गया, बीपी घट गया तो वाष्प बनेगी, और वाष्प का मतलब क्या है, गैस है। तो हमें पता है गैस का आयतन जो होता है वो लिक्विड के आयतन की तुलना में अधिक होता है। इसलिए विलयन का आयतन, मिश्रण का आयतन उनके अवयवों के आयतन से अधिक होता है। अगर मान लीजिए इसका 20 ml था, इसका 50 ml था, तो ये 51 या 52 या 55 या 60 ml आएगा, क्योंकि गैस का जो आयतन होता है वो द्रव के आयतन से अधिक होता है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट समझिए। थर्ड पॉइंट है डेल एच मिक्सचर इक्वल्स टू पॉजिटिव, यानी 0 से ज़्यादा। इसका मतलब धनात्मक का मतलब ऊष्माशोषी। अब देखो यहाँ पर ऊष्माशोषी क्यों है, यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण क्यों हो रहा है। ये अल्कोहल अणु है, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, हाइड्रोजन फोर्स। हाइड्रोजन बंध है ना, हाइड्रोजन बंध कैसा है, आकर्षण बल है। N हेक्सेन इनके बीच में आ रहा है, यानी N हेक्सेन इनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ रहा है।
यानी कि इसको कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अरे आपको किसी का बंधन तोड़ने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको अपनी ऊर्जा को देनी पड़ेगी। जैसे कि ये ऐसे ये बॉन्ड बना हुआ है और हम चाहते हैं कि हाथ अलग अलग हो जाएं, ये बंध टूट जाएं, तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। आप जोर से मारोगे, इसका मतलब आपकी ऊर्जा खर्च होगी। इसका मतलब ये है कि एन हेक्सेन के अणु अल्कोहल के अणुओं के मध्य आते हैं और इसके आकर्षण बल को कम करते हैं, कोशिश करते हैं, इस बंध को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे ऊर्जा खर्च होती है। खर्च का मतलब है ऊष्मा का, ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी विक्रिया कैसी हो गई? ऊष्मा शोषी। ध्यान रखिएगा, जब भी आकर्षण बल को तोड़ा जाएगा तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, और जब भी आकर्षण बल बनता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहां पर आकर्षण बल को तोड़ा जा रहा है, ऊर्जा को खर्च किया जा रहा है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बात सही है? यहां आइए, आखिरी पॉइंट ए बी, यहां पे है ए बी। ए का मतलब ये दो अवयव हैं, दो अवयवों के मध्य लगने वाला आकर्षण कम है। देखो अल्कोहल के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंध था, हाइड्रोजन बंध, लेकिन अल्कोहल और हेक्सेन के अणु के मध्य में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। इसका मतलब है इनके मध्य बंध कौन सा बना? वॉन डर वाल बंध। और वॉन डर वाल बंध क्या होता है? दुर्बल होता है। आगे ना बात समझ में? इसका दुर्बल का मतलब ये हुआ कि दोनों अवयवों के मध्य जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? आसंजक बल लग रहा है, वो उसके शुद्ध अवयव की तुलना में कम होता है। इन दोनों में से किसी एक की तुलना में कम होगा। अरे अल्कोहल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स था, शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाला ससंजक बल जो है वो ज़्यादा प्रबल है, जबकि इन दोनों अवयवों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, आसंजक बल है, उसका मान क्या है? दुर्बल है। दुर्बल है, जब तो आसानी से भाप में बदल रहा है। चारों पॉइंट समझ में आ गए ना? वाष्प दाब क्यों बढ़ गया भाई विलयन का? क्योंकि पहले इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बंध था, हाइड्रोजन बंध था, हेक्सेन के अणु उसके बीच में आ गए, हाइड्रोजन बंध के मान में कमी आ गई, हाइड्रोजन बंध के मान में कमी आ गई, बीपी के मान में कमी आ गई, बीपी के मान में कमी आ गई, तो वाष्पन अधिक होगा। वाष्पन अधिक होगा मतलब वाष्प ज़्यादा बनेगी, वाष्प ज़्यादा बनेगी मतलब वाष्प दाब अधिक होगा। बहुत सिंपल सी बात है, देखें, मतलब हाइड्रोजन बंध के मान में क्या आ गई? कमी। हाइड्रोजन बंध के मान में कमी आ गई तो बीपी के मान में क्या आ जाएगी? कमी, यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। क्वथनांक कम हो गया, इसका मतलब ये है कि वाष्पन होगा ज़्यादा। वाष्पन ज़्यादा है, इसका मतलब है वाष्प बनेगी ज़्यादा। वाष्प बनेगी ज़्यादा, इसका मतलब वाष्प दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। बात सही है कि नहीं है? बहुत सिंपल है, ठीक है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, विलयन का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों द्रव थे, दोनों को मिला दिया, वाष्पन ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा बनेगी, गैस का आयतन ज़्यादा होता ही है किन की तुलना में? द्रवों की तुलना में। डेल एच मिक्सचर पॉजिटिव क्यों है, ऊष्मा शोषी क्यों है? क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध है, जिसको एन हेक्सेन के मॉलिक्यूल तोड़ते हैं। आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है, ऊष्मा की हानि होती है, इसलिए विक्रिया ऊष्मा शोषी हो जाती है। और हमें पता है कि जब शुद्ध अवयव था उसमें प्रबल आकर्षण था, एन हेक्सेन जब बीच में आ गया तो अब इन दोनों के मध्य में किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, बल्कि वॉन डर वाल बंध बनता है। यानी इनके मध्य लगने वाले आसंजक बल का जो मान है वो कम होता है इन दोनों के मध्य लगने वाले ससंजक बल की तुलना में। आगे समझ में क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अब इन सारी बातों से एक रिजल्ट निकलता है। हमें ग्राफ पढ़ेंगे, वो ग्राफ आपने पढ़ा है। ग्राफ क्या है देखो, ध्यान करो। यहाँ पर था XA का मान 1, XB का मान 0। याद करो, XA का मान 0 और XB का मान 1। ये तो है आपकी मूल भिन्न x एक्सिस में, और ये है आपका वाष्प दाब। ठीक है भाई, तो ये ग्राफ ऐसा आता था, याद करो आप, ये ग्राफ यूं, ये क्या है P0 A, ये क्या है P0 B। ये राउल्ट का नियम था। बात से ये आदर्श विलयन है, लेकिन ये आदर्श नहीं है। अब ये तो कौन सा विलयन है? अनादर्श विलयन है। यानी और विचलन कैसा है? धनात्मक। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। यानी जो PS है वो ग्रेटर हो जाएगा PA प्लस PB से। बोलो बात सही है कि नहीं है? आगे ना समझ में?
क्योंकि विचलन को कैसा दिखाना है, धनात्मक, तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। चारों पॉइंट समझ में आ गए। अब हम चलते हैं इधर वाले में, यानी कि धनात्मक की जगह कहाँ चलेंगे, ऋणात्मक विचलन के अंदर में। आओ वापस से समझते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आपको, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 2-3 बार वापस से, है ना, ये लेक्चर आपको दोबारा से सुनना पड़ेगा। 2-3 बार आप इसको सुनेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये ऐसा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया तो लाइफ टाइम याद रहेगा, ये कभी भूलोगे नहीं आप। रट्टा मारने की कोशिश मत करना, समझना कि PS ज़्यादा हुआ तो कैसे हुआ, डेल V मिक्सचर ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, डेल H मिक्सचर पॉजिटिव है तो क्यों हुआ, ठीक है ना। क्यों जब बात आती है तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक विचलन क्या था, PS कम हो गया, डेल V भी कम हो गया, डेल H नेगेटिव हो गया, वो सब क्यों हुआ आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। हमारे पास वही 2 तरह की बॉटल हैं, एक में है एसीटोन और एक में है क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई, ओके। अब देखो होता क्या है, एसीटोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3 एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ठीक है। जब ये सिर्फ शुद्ध एसीटोन है तो इसके मध्य कौन सा आकर्षण लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है भाई। और ऐसा ही क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है, सेम, इसमें भी कौन सा बल लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। सर ऐसे नहीं, आप समझाओ, हमें तो बताओ कि डाइपोल कैसे हो रहा है। आओ मैं समझाता हूं, देखें। एसीटोन जो है, देखो मैं इसको यूं लिख दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे आ जाएगा माइनस डेल, इस पे आ जाएगा प्लस डेल, यानी इस पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, इस पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। ऐसे ही एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल होगा, इसमें भी कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर होगा माइनस डेल, यहां पे होगा प्लस डेल, तो प्लस डेल माइनस डेल को खींचेगा और माइनस डेल प्लस डेल को खींचेगा, यानी कहने का मतलब है ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। इन दोनों के मध्य जो आकर्षण लगेगा इसे अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। बात सही है। ऐसे अपन क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म को मैं कुछ ऐसा लिख दूं इस तरीके से, क्लोरोफॉर्म कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, क्योंकि Cl जो होता है इन सब का कौन सा इफेक्ट होता है, -I, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन पे कमी होगी तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस का डेल और इस पे आ जाएगा माइनस का डेल। ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, ये H लिखूंगा, ये C लिखूंगा, ये Cl, ये Cl और ये Cl, तो इस पे क्या आएगा प्लस का डेल, इस पे आएगा माइनस का डेल। तो ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास शुद्ध एसीटोन है तो उसमें भी द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है, और जब आपके पास में क्लोरोफॉर्म है तब भी आपके उसमें कौन सा लग रहा है, द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है, आपका वॉन डर वाल बंध होता है। कौन सा बंध होता है, आपका वॉन डर वाल बंध होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वॉन डर वाल बंध प्रकृति का सबसे दुर्बल बंध है, यानी इसके भी BP का मान कम है और इसके भी BP का मान कम है, क्योंकि इनके मध्य में वॉन डर वाल बंध कार्य कर रहा है। बात सही है, ठीक है। अब आइए इधर, तो दोनों के मध्य में वीक वॉन डर वाल फोर्स वर्क करते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं, मिला दें। आओ देखना क्या होगा। ये हमारे पास था एसीटोन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये है ऐसा, ठीक है भाई। हमें मालूम है कि इस पर माइनस डेल है और इस पर प्लस का डेल आ गया है, तो हमें पता है इस O और इस H के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात ध्यान करना, सर आप तो ऐसा कहते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बन सकता है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ हो, या तो फ्लोरीन से
या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। बात सही है, तब ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है किससे, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। सर यहाँ तो वो कार्बन से जुड़ा है और यहाँ H कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है, नहीं हो पाती। लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पे ये पाई बंद होता है बहुत वीक होता है, तो O इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, तो O पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पर इस H पर पर्याप्त धनावेश किस वजह से आ जाता है, इन Cl की वजह से आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए पर्याप्त ऋणावेश होना चाहिए, पर्याप्त धनावेश होना चाहिए। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे O पे आ जाते हैं, इसलिए इस पर पर्याप्त ऋणावेश है, पर्याप्त धनावेश है, इसलिए अब इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे एक लोचा शुरू हो गया कि जब ये शुद्ध अवयव थे तब इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल था, यानी वॉन डेर वाल बल था, यानी बीपी का मान कम था। अब आपने दोनों को मिला दिया, मिलाते दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इसे अपन क्या बोलते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। अब हमें पता है, अब अगर इसमें H बॉन्ड बन गया है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वाष्पन कम हो जाएगा, वाष्पन कम हो जाएगा तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही तो था, पहला पॉइंट जो PS है वो कम होता है Pa + Pb से। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब कम हो गया है। कम क्यों हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन बंध बन गया है। हाइड्रोजन बंध बनने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वाष्पन कम हो जाएगा, वाष्पन कम हो जाएगी तो भाप कम बनेगी, यानी वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। आगे बात समझ में। सेकंड पॉइंट जो था, सेकंड पॉइंट था डेल वी मिक्सचर जो है वो स्मॉलर देन 0 है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें पहले सिर्फ वॉन डेर वाल फोर्स था, इसमें वॉन डेर वाल फोर्स था। वॉन डेर वाल फोर्स कम होता है तो द्रव इजीली भाप में बदलता है, लेकिन जब हाइड्रोजन बंध बन जाता है तो द्रव इजीली भाप में नहीं बदलता। यानी यहाँ पे वाष्प इस कंडीशन में वाष्प कम बन रही है ना, इस कंडीशन में वाष्प ज़्यादा बनती, यानी यहाँ पर ये गैस अवस्था में इजीली फॉर्म होगा, यहाँ पर ये गैस अवस्था में इजीली नहीं जाएंगे, इसलिए इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इनका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनने से मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं। आगे बात से, यहाँ पर वॉन डेर वाल बंध नहीं है तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, तो इसमें आयतन ज़्यादा होगा और इसमें आयतन क्या हो जाएगा, कम होगा, इसलिए आयतन घट जाता है। बात सही है। तीसरा पॉइंट जो था डेल H मिक्सचर स्मॉलर देन 0, यानी यहाँ पे डेल H मिक्सचर का मान क्या था, नेगेटिव होने से ऊष्मा क्षेपी। अब देखो सुनो, मैंने क्या कहा था, जब भी आकर्षण बल को तोड़ते हैं, आकर्षण बल को जब भी तोड़ते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जब भी आकर्षण बल बनता है, अच्छा बंध बनता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। पहले जब ये शुद्ध अवयव था तो इसमें वॉन डेर वाल बंध था, जब ये शुद्ध अवयव था इसमें भी वॉन डेर वाल बंध था, लेकिन जब दोनों बने तो इसमें और प्रबल बंध बन गया, हाइड्रोजन बंध बन गया। और जब प्रबल बंध बनता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए डेल H मिक्सचर इक्वल्स टू नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल का निर्माण हो रहा है, एक अच्छा बंध बन रहा है, इसलिए ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। बात सही है। और जो फोर्थ पॉइंट था, चौथा पॉइंट जो था कि A और B के बीच जो लगने वाले आसंजक बल का मान है वो ज़्यादा है, AA या BB। अब आप खुद देख लीजिए कि जब शुद्ध एसीटोन था वॉन डेर वाल फोर्स है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म था तो वॉन डेर वाल फोर्स है, लेकिन जब ये दोनों हैं तो हाइड्रोजन बंध है, तो हाइड्रोजन बंध लग रहा है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब आसंजक बल का मान जो है वो ज़्यादा प्रबल है कि इनके शुद्ध अवयवों की तुलना में। बात सही है ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसका ग्राफ जो बनाएंगे वो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे बनेगा, अभी जस्ट मैंने आपका बनाया था ग्राफ, ठीक है, x से इक्वल्स, मैं वहाँ बनाता हूँ, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व बनाएंगे। पहले तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग आदर्श विलयन का कैसे बनेगा, x से इक्वल्स टू 1, xb इक्वल टू 0, x से इक्वल टू 0, xb का मान 1, ये डॉट 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 ऐसे आता, ये ऐसे आता। अगर ये
अगर ये आदर्श विलयन होता तो ऐसा आता। ये क्या है? वाष्प दाब। ये भी क्या है? वाष्प दाब। और यहां पर क्या है? मोल भिन्न। ऐसा है। लेकिन अब ये तो आदर्श विलयन तो है नहीं, ये तो कैसा है? अनादर्श विलयन है। तो अब क्या होता है कि ऋणात्मक विचलन, तो ये ऐसा ना कि ये यूं हो जाएगा, ये ऐसा ना कि ये यूं हो जाएगा, और ये ऐसा ना कि ये ऐसा हो जाएगा। यानी क्या हो जाता है? PS स्मॉलर देन हो जाएगा PA प्लस PB। आ गई ना बात समझ में? बहुत सिंपल है। यहाँ पे वाष्प दाब कम क्यों हो गया है? वाष्प दाब कम इसलिए हो गया है क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बंध बन गया है। हाइड्रोजन बंध बन गया है तो BP बढ़ गया है। BP बढ़ गया है तो वाष्पन कम होगा, वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आकर्षण बल लग रहा है तो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, आयतन घट जाता है। किसकी तुलना में? दोनों अवयवों की तुलना में। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? जब भी क्योंकि अब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बन रहा है, कौन सा? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बन रहा है, प्रबल आकर्षण बल है, इसलिए ऊष्मा का क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन, यानी ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है। और दोनों अवयवों के मध्य आसंजक बल जो है प्रबल है, बजाय शुद्ध अवयवों के मध्य लगने वाले सहसंजक बल की तुलना में। कहीं कोई दिक्कत? तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया है। अब आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ना आपको 2-2 एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं। कितने? 2 एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं। अब देखो, एक तो अपन ने धनात्मक विचलन वाले में एग्जाम्पल पढ़ ही लिया। क्या पढ़ा? इथाइल एल्कोहल प्लस पानी। ऐसे अगला पढ़ सकते हो, मिथाइल एल्कोहल प्लस पानी। अगर ऐसा नहीं तो फिर एक होता है कार्बनिक अम्ल, जैसे मैं कह दूं एसिटिक अम्ल प्लस पानी। मैं बोल दूं आपका मैं आपको बोल दूं प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH प्लस पानी। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके धनात्मक विचलन वाले। ऋणात्मक वाले में एक तो अपन ने पढ़ ही लिया, एसीटोन CH3 CO CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म। ऐसे क्या हो जाएगा? एक एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड प्लस क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी अम्ल आपका देखो ये तो कार्बनिक अम्ल है, ये अकार्बनिक, जैसे मैं बोल दूं HCl प्लस पानी, मैं बोल दूं HNO3 प्लस पानी, मैं आपको बोल दूं H2SO4 प्लस पानी। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल है। ठीक है। जब आपको कुछ भी याद नहीं आए, बाय द वे आपको नहीं याद आ रहा है, तो बहुत सिंपल सा एक अनुबाण है, बहुत सिंपल सा गोल्डन पॉइंट है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड प्लस पानी पॉजिटिव में आते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक एसिड प्लस पानी किस में आते हैं? नेगेटिव वाले में आते हैं। बात सही है? तो एक बार इस पूरे वीडियो को, आज का जो लेक्चर हुआ है, ठीक है, बड़ा खास है क्योंकि इसमें रटने का काम नहीं था, इसमें मोस्टली काम समझने का था। ठीक है। वैसे तो पूरा चैप्टर ही समझने का है, लेकिन आज की जो ये क्लास हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। ठीक है। इसमें से अक्सर स्टेट बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार इसको अच्छे से देखें। ठीक है भाई, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपको ये समझ में आ जाता है, एक बार समझ में अगर आपके आ गया तो ये लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू।